नमस्कार, एएमएस न्यूज प्लस सवाल समाचार की विशेष संवाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। जी हाँ, संवाद आपका बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, जहां हम पूछते हैं आपसे संबंधित सवाल जो सरोकार रखते हैं आपसे, जनता से, समाज से, और उनके एक्सपर्ट उनके जवाब देते हैं अपने बीच उपस्थित एक्सपर्ट्स के द्वारा। जी हाँ, तो आज हमारी चर्चा परिचर्चा का विषय है दांत एवं मुख संबंधित स्वच्छता। कैसे पहचाने, क्या समस्या हो सकती है आपको दांतों को, कैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं ओरल हाइजीन से रिलेटेड। तो इसके बीच में हमारे बीच उपस्थित है, इस परिचर्चा के बीच में डॉक्टर मनीषा पाठक जी, जो एमडीएस है, गोल्ड मेडलिस्ट है केजीएमयू से। डॉक्टर मनीषा पाठक जी, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपना एक परिचय दें। थैंक यू सो मच। मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर मनीषा पाठक हूँ। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। मैंने बीडीएस एमडीएस केजीएमसी से किया है। उसके बाद मैंने एम्स से सीनियर रेजिडेंटशिप की है। मेरा स्पेशलाइजेशन है मसूड़े और उससे संबंधित बीमारियों में। उसके अलावा अभी मैं वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हूँ, वात्सल्य डेंटल केयर के नाम से, और मैं यहाँ पे ही प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं देख रहा हूं कि आप अपने चैम्बर से इस प्रोग्राम में दर्शकों के साथ जुड़ी हुई हैं। तमाम सवाल हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं दर्शकों के इस लाइव प्रोग्राम में। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि ये मुख का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें, जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है कि लोगों के करीब करीब 90 से 100% लोगों में ये समस्या होती है। वो जानना चाहते हैं कि हम इसको कैसे मेंटेन रखें। देखिए, मुख का स्वास्थ्य बनाए रखना कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, और जिसको आप बहुत आराम से घर में कुछ स्टेप्स फॉलो करके आराम से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपना डाइट कैसे रखते हैं, आप अपना खान पान कैसा रखते हैं। खाने में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ बहुत सॉफ्ट चीजें, बहुत मुलायम चीजें, जंक फूड जो आजकल लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, वो सब के अलावा या वो सब ना खाकर आपको फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर रिच डाइट लेने की जरूरत है। क्योंकि दांत जो होता है, अगर आप बहुत सॉफ्ट खाना खाएंगे तो वो सब उसमें डिपॉजिट होके सड़न पैदा कर सकता है और भी बीमारियों को पैदा कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डाइट में फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी चीजें शामिल करें। सेकेंड चीज आती है कि अपार्ट फ्रॉम डाइट आप हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, सफाई कैसे मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत नॉर्मल से स्टेप्स हैं। सबको पता है 2 बार ब्रशिंग करनी होती है, टूथ ब्रशिंग, और 1 बार फ्लॉसिंग। लेकिन ये पता होने के बावजूद लोग इतने अच्छे से ब्रश नहीं करते, या गलत टेक्निक की वजह से उनमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर ब्रशिंग की टेक्निक बताऊंगी, किस तरीके से आपको ब्रश करना चाहिए। जो नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक होती है, जैसे कि जनरली आप देखें, नॉर्मल मैं ब्रशिंग टेक्निक में दर्शकों लोग, से निवेदन करूंगा, हमारे साथ जितने हाँ दर्शक जी, जुड़ चुके हैं, ब्रशिंग के सही तरीके जानने के लिए आप मैम ने अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं। सही तरीके कैसे करना चाहिए अपने ब्रशिंग, अपने दांतों को कैसे सफाई रखें, वो मैम के द्वारा। जी देखिए, नॉर्मली जो जनरली रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक होती है, वो मैं पहले बताती हूँ। लोग रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक में ऐसे करते हैं ब्रश। मैक्सिमम लोग ब्रश करने का तरीका ये होता है। इस तरीके से ब्रश नहीं करना है। जो रेकमेंडेड टेक्निक है, उसमें आपको ब्रश को थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पे रख के, टेढ़ा मसूड़ों के ऊपर रख के उसको ब्रश करना होता है, और फिर नीचे की तरफ करना होता है। जैसे कि जो दांतों के बीच का एरिया है या दांतों के ऊपर का एरिया है, जो ज्यादा गंदगी जहां पे डिपॉजिट होती है, वो आप अच्छे से क्लीन कर पाए। जैसे आप ऊपर के दांत देखिए, तो इसमें आपको ऊपर की तरफ ब्रश प्लेस करना है ऐसे, और फिर ऐसे क्लीन करना है। हाँ, उमन लोगों का तरीका या तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही करते हैं, फिर उसके बाद मान लेते हैं कि ऐसे करिए, और नीचे के में भी आपको इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना है। सेम इसी तरीके से आप अंदर के सर्फेसेस पे भी करेंगे और ऊपर के सर्फेसेस पे भी करेंगे। ये ब्रशिंग की टेक्निक है। आप इस तरीके से ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करेंगे तो दांतों में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। प्लस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ब्रश यूज कर रहे हैं, उसके ब्रिसल्स कैसे हैं। जैसे कि नॉर्मली आप लोग को ब्रश या तो मीडियम या तो सॉफ्ट
ब्रशेस यूज करने चाहिए। बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्रशेस या बहुत हार्ड ब्रशेस यूज करने से भी दांतों में नुकसान होता है। तो मीडियम या तो सॉफ्ट क्वालिटी के ब्रशेस यूज करें, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर या बहुत ज्यादा ताकत लगा के ब्रश नहीं करना है। अमित मिश्रा जी हैं, इन्होंने पूछा मैम जी ब्रश कब तक यूज कर सकते हैं? देखिए, दर्शक हैं जी। हाँ जी, ब्रश को यूज करने का समय होता है 3 महीने। 3 महीने के बाद आप ब्रश अपना चेंज करें जरूर से जरूर। चाहे ब्रश आपका खराब हुआ हो या ना खराब हुआ हो, हर 3 महीने में ब्रश की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो आपको हर 3 महीने में ब्रश चेंज करना चाहिए। यानी हर 3 महीने तक इंतजार न करिए। अगर आप 3 महीने आपने समय बिता दिया अपने ब्रश के साथ, तो उसको हटा के दूसरा ब्रश इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। दूसरा इंडिकेशन ये भी है कि कई लोगों का ब्रश जो होता है, आप देखते हैं कि इस तरीके से फैल जाता है जी। बहुत कम समय में ही इस तरीके से फैल जाता है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक गलत है। वरना 3 महीने तक अगर आप सही तरीके से ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश के ब्रिसल्स बिल्कुल ठीक रहते हैं, ब्रश में कोई खराबी नहीं आती। अगर बहुत जल्दी ही इस तरीके से ब्रश खराब हो रहा है, इसका मतलब आपका ब्रश करने का तरीका गलत है। इट मीन्स कि सही तरीके से ब्रश करना चाहिए, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे और आपके ब्रश भी स्वस्थ रह सकते हैं, तरीके से सही रह सकते हैं। अगला सवाल मैडम मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चों में एक बड़ी अवधारणा होती है पेरेंट्स की कि बच्चों को दांत साफ करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, खासतौर पे 5 साल से 10 साल के बीच के बच्चों में। वो किस तरह से ऐसे ब्रशिंग कराएं बच्चों को कि जिससे उनके आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, बच्चों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 से 10 साल तक उनको ब्रश हाइजीन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जितनी छोटी उम्र से हम बच्चों को सिखाएंगे ब्रश करना, सही तरीके से ब्रश करना, आगे जाके उनके लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ब्रश करना स्टार्ट करवा दें जैसे ही बच्चे का पहला दांत निकलता है। पहला दांत निकलता है, आप ब्रश करना स्टार्ट करा दीजिए। उसमें पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप प्लेन ब्रश लें, सॉफ्ट ब्रश लें, बहुत सॉफ्ट ब्रश लें, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसके मसूड़े बहुत सॉफ्ट हैं। तो उस टाइम पे आपको ब्रशेस अल्ट्रा सॉफ्ट लेने हैं और बिना पेस्ट के ब्रश करवाना है। पेस्ट लगवाना तभी शुरू करेंगे जब बच्चे को मतलब एक तरीके से कुल्ला करना या पानी को थूकना आ जाए, वरना वो मैक्सिमम टाइम्स जो होता है वो पेस्ट को खा लेते हैं, जिसके कुछ जो कॉम्पोजिशन होता है पेस्ट का वो उनको नुकसान कर सकता है। उसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो उनको हानिकारक होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो उनको पेस्ट तभी दिया जाए जब वो अच्छे से कुल्ला करना उनको आ जाए। एक हमारे दूसरे दर्शक है, उन्होंने पूछा है कि पेस्ट की मात्रा कितनी रखें बच्चों में? देखिए, बच्चे हो या बड़े, पेस्ट, हाँ जी, पेस्ट की मात्रा जो होती है बहुत ही एक मटर के दाने का जितना पेस्ट आपको लेना चाहिए। जैसे आपका ब्रश का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको, आप समझ लीजिए हाफ, जैसे ये ब्रश है तो इसका हाफ साइज का इतना ही पेस्ट लेना होता है। पूरा भर के बहुत ज्यादा पेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पेस्ट के भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके पदार्थ पाए जाते हैं, वो एक्सेसिव मात्रा में लेने से वो भी नुकसान करते हैं। और उसमें एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डेंट्रीफाइस। पेस्ट में एक चीज होती है डेंट्रीफाइस, जिसको आप अगर दांतों पे बहुत रगड़ेंगे या बहुत अधिक मात्रा में यूज करेंगे तो दांतों का जो इनामल होता है, बाहर की जो हार्ड कवरिंग होती है, वो घिस जाती है और दांतों में सेंसिटिविटी आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए पेस्ट अमूमन लोग बहुत देर तक ब्रशिंग करते हैं, वो सोचते हैं कि जितना देर ब्रश करेंगे उतना साफ होगा उनका दांत। नहीं, देखिए, नॉर्मली अगर आप सही तरीके से ब्रश कर रहे हैं और सही प्रेशर के साथ ब्रश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत फोर्स लगा के कर रहे हैं, तो दांत घिसने की संभावना ज्यादा होती है, ना कि दांत साफ होने की। तो ये बहुत जरूरी है कि ब्रश में 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 10-15 मिनट में आप बहुत आराम से सही तरीके से ब्रश कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा टाइम अगर आप उसको दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप अननेसेसरीली उसको कहीं ना कहीं से डैमेज कर रहे हैं। यानी एक लिमिट होना चाहिए, चाहे वो ब्रशिंग करने का हो तरीका। हाँ जी। टूथपेस्ट आप कितनी क्वांटिटी में ले रही है? बहुत अच्छी जानकारी दी आपने मैडम। हमारे आपके बीच सवालों का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है, काफी सवाल आ चुके हैं। और चंद्रशेखर कपूर जी हैं, रोटरी क्लब वाराणसी उदय के प्रेसिडेंट, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द राइट टेक्निक ऑफ ब्रशिंग? संभवतः आपने जवाब दे दिया, लेकिन एक बार फिर से जवाब
हमारे दर्शकों की देखिए, तरफ से। राइट टेक्निक ऑफ ब्रशिंग यही है कि सबसे पहले तो रॉन्ग टेक्निक पता होनी चाहिए। रॉन्ग टेक्निक में आपको ऐसे ब्रशिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस हम्म, तरीके से दांतों को बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। आपको वर्टिकल मोशन में ब्रश करना है और एक जगह रख के रगड़ना नहीं है। एक जगह रख के थोड़ा सा वाइब्रेट मोशन करना है, देन फिर वर्टिकल मोशन करना है। सेम हम्म, इसी तरीके से आपको सारे दांतों पे करना है, अंदर बाहर। ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ बाहर की तरफ ही ब्रश ना करें। यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी होती है दांतों के, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ। तो सारी तरफ आपको ब्रश करना है, अंदर की साइड भी करना है, नीचे की साइड भी करना है, इस तरफ भी करना है। इस तरफ दांतों में कीड़े लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम्म। चलिए, सारे जो आपके दांतों के जो एरिया है उनको सारी जगह हाँ, सफाई करना चाहिए, सारी ना जगह से सफाई करनी है। ना कि फ्रंट सरफेस या कहीं ऐसे छूट जाए। और आपने जो टेक्निक बताई है, तरीके बताए, वो बहुत ही लाभदायक है। अगला सवाल है अमिता जी का। उन्होंने पूछा, व्हाट टाइप ऑफ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट शुड बी यूज जस्ट बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी टूथपेस्ट इन दिस टाइम। मतलब इट्स अबाउट द वैरायटीज। क्या हाँ कुछ जी। चूज करना चाहिए, कोई वैरायटी चूज करनी चाहिए या फ्लेवर, कोई टेस्ट ऐसा यूज करना चाहिए? आप बताएं। देखिए, फ्लेवर और टेस्ट तो वो उनका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। फ्लेवर और टेस्ट तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये चीज है कि पहली चीज, डेंटल पाउडर्स बहुत ज्यादा यूज ना करें। जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, पहले ज्यादा आते थे, अब तो इतना नहीं आते, लेकिन पाउडर फॉर्म में जो टूथपेस्ट होते हैं वो ज्यादा यूज ना करें। क्योंकि जो मैंने अभी बताया, डेंट्रीफाइस एक चीज होती है जिससे दांत ज्यादा घिसते हैं, वो हम्म, पाउडर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप हम्म, जितना ज्यादा पाउडर वाला पेस्ट लेंगे, दांत घिसने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। सेकंड आता है टूथपेस्ट, और तीसरा ऑप्शन आता है जेल। जेल फॉर्म एंड पेस्ट फॉर्म। जेल और पेस्ट फॉर्म में से आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। जेल फॉर्म में डेंट्रीफाइस की मात्रा और ज्यादा कम होती है, और पेस्ट में पाउडर और जेल के बीच की होती है। हम्म, तो आप पेस्ट और जेल में से कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। रही एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आजकल सेंसिटिविटी जो एक चीज हो गई है, लोग उसको, मतलब आजकल टीवी में भी बहुत दिखाया जाता है कि दांतों में झंझनाहट, और कुछ टूथपेस्ट भी बहुत दिखाए जाते हैं, ओवर द काउंटर मिलते हैं, तो लोग उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। उनको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा, लेकिन सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट, अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है और आप बहुत लंबे समय तक उसको यूज करते हैं, तो उससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट तभी लें जब आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करें। अपने आप से मत यूज करिए अगर आपको सेंसिटिविटी है तो। क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी सेंसिटिव है आपने। जी। हाँ जी, सेंसिटिविटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है हम्म, सेंसिटिविटी आपके दांतों में सड़न की वजह से हो रही हो सकता है सेंसिटिविटी आपके मसूड़े ऊपर जाने की वजह से हो रही हो। तो वो सारी वजह एक नॉर्मल इंसान को नहीं समझ में आएगा, उसको लगेगा सेंसिटिविटी हो रही है, झंझनाहट हो रही है, तो हम ये पेस्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन हम्म, उससे प्रॉब्लम्स कई बार और बढ़ जाती है। उस पेस्ट को यूज करने से क्या होता है कि कई बार पीलापन आ जाता है दांतों में, तो दांतों के कलर से प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर ये होता है कि सेंसिटिविटी कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म। तो वो सारी चीजें आप डॉक्टर के परामर्श के बाद ही इस्तेमाल करें तो यानी किसी बेहतर तरह रहेगा। के विज्ञापन पे ना जाके और सेंसिटिविटी वर्ड्स पे यूज न जाके आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दांतों पे एक्सपेरिमेंट ना करें। और उससे हाँ पहले आप जी। अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। हाँ अगला जी। सवाल, ढेर सारा यहाँ सवाल भी आ चुके हैं। इसमें इन्होंने, योगेश पांडे जी ने पूछा कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ रूट कैनाल एंड कैपिंग। एक समस्या होती है कि लोग जानना हाँ चाहते जी। हैं कि ये कराया तो कब तक चलेगा, कितने दिन बाद इसको फिर से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। जी। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है, उसके बाद हम दांतों की कैपिंग करते हैं, क्राउन लगाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की लाइफ ऐसा नहीं मैं होता है। थोड़ा रूट कैनाल जानना चाहूंगा ट्रीटमेंट, कि रूट कैनाल है क्या, थोड़ा सा पब्लिक के बीच में भी देखिए, थोड़ा रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे कि दांतों में सड़न होती है, ठीक है, दांतों की कई सारी लेयर्स होती हैं। हम्म, जैसे आउटर लेयर, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, इनामल, हम्म, जिसके घिसने पे आपको सेंसिटिविटी या दांतों में झंझनाहट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। हम्म, उसके अंदर लेयर होती है डेंटिन, और उसके अंदर होती है पल्प, जो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि दांतों की ब्लड सप्लाई होती है वो। हम्म, ठीक है, दांत जिंदा उसी की वजह से है। तो हम्म, अगर वो जो आपके कीटाणु लगे हैं दांतों में, अगर वो पल्प तक पहुंच गए, जो ब्लड सप्लाई है उस तक पहुंच गए, तो दांतों में आरसीटी की जरूरत पड़ती है। उसका एक बहुत बड़ा लक्षण है कि दांतों में दर्द होने लगता है।
हम्म, हल्की जी। सेंसिटिविटी आती है, उसके बाद दांतों में दर्द होने लगता है। दांतों में दर्द इतना ज्यादा होता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो जनरली रात के समय बढ़ जाता है। तब हम उसको रूट कैनाल रेकमेंड करते हैं, लेकिन सिर्फ क्लिनिकली ही नहीं, हम उसको रेडियोग्राफिकली एक्सरे के थ्रू देखकर कि पूरा नस इन्वॉल्व है, तो फिर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें जो दांतों की नसें होती हैं, उनकी क्लीनिंग करी जाती है। कई स्टेप्स में होती है। हम्म, उसमें दांतों की क्लीनिंग करने के बाद हम उसमें कुछ मटेरियल्स फिल करते हैं, और उसके ऊपर फिलिंग करके उसके ऊपर कैप लगाते हैं। क्योंकि रूट कैनाल के बाद कैप लगाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद दांत जो है वो डेड हो जाता है। तो हम्म, दांत डेड होने के बाद बहुत जरूरी है कि हम उसमें कैप लगाएं। जी। और बहुत रही बात अच्छी लाइफ जानकारी आपने। की, रही बात जो आप बोल रहे हैं कितने टाइम चलेगा, अगर रूट कैनाल बहुत अच्छे से हुआ है तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है। रूट कैनाल अगर एक नाइसली डन रूट कैनाल है तो इट गोज फॉर होल लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो 2 साल, 5 साल या 10 साल चलेगा, वो पूरी लाइफ चलता है। किसी किसी के में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं उसके भी। कई बार आरसीटी ठीक से नहीं की गई होती है, लेकिन उसके अलावा भी कई बार होता है कि पेशेंट उसको इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता। एक दांत में अगर हम कैप लगाते हैं, तो उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप सपोज जैसे इस दांत में मैंने कैप लगाया, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके आगे और पीछे वाले दांत के बीच में फ्लॉसिंग करें, हम्म, यानी कि धागे से उसकी क्लीनिंग करें। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल टूथ है, उसमें आपको पेन नहीं होगा क्योंकि रूट कैनाल हो चुका है। उसमें आपको पेन नहीं होगा, लेकिन वो इन्फेक्ट कर सकता है। जनरली प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि वो रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ इन्फेक्ट हो जाता है। तो इन्फेक्शन आप ये सिर्फ फ्लॉसिंग से प्रिवेंट कर ये सकते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि धागे से सफाई कर सकते हैं, क्या कोई रूट कैनाल होने के बाद, कैपिंग होने के बाद कोई व्यक्ति खुद से कर सकता है या उसको फिर से डॉक्टर से साफ सफाई करानी चाहिए? नहीं नहीं, फ्लॉसिंग तो डेली आप अपने आप घर पे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फ्लॉस मिलते हैं मार्केट में। और उस फ्लॉस से आप एक बार अपने डॉक्टर से, अगर आपको टेक्निक, वैसे तो बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन अगर नहीं समझ आती है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ लें क्राउन लगने के टाइम पे ही, और फिर उसको मेंटेन करें। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने मैम। और अगला सवाल है कुमार संजय जी का। इन्होंने पूछा है कि मेरे दांतों में सुबह ब्रश करते समय दांतों में खून आने लगते हैं, मैं क्या उपाय करूं कि ठीक हो जाए? मतलब एक बहुत कॉमन सी समस्या भी है ये चीज हाँ टाइम में। जी, दांतों से खून आना बहुत ही कॉमन समस्या है, और आजकल के मतलब सबको ही है ये प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट 80% लोगों को है। दांतों से खून आना, देखिए, एक शुरुआती लक्षण होता है, यही इसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिंजिवाइटिस है। यही प्रॉब्लम अगर थोड़े टाइम परसिस्ट करती है तो ये पायरिया का रूप ले सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों से जो खून आ रहा है, उसके लिए सबसे पहला रीजन है कि आप ब्रश ठीक से शायद ना करते हो। इस वजह से आपके मसूड़ों में सूजन आई है, इसी वजह से आप उनसे ब्लड आ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जो दांत गंदे हो गए हैं, जो उनमें डिपॉजिट्स हो गए हैं, आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रोफेशनल क्लीनिंग, जिसे स्केलिंग कहते हैं, वो कराएं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने मैम। आपने अभी एक वर्ड यूज किया, पायरिया। ये भी एक हाँ जी। बहुत समस्या है लोगों के बीच में। तो पायरिया है हाँ, क्या? इसको कैसे कैसे उपाय इसके करके कोई भी अपने दांतों को सुरक्षित रख सकता है? देखिए, पायरिया क्या होता है कि मसूड़ों की बीमारी होती है, अगर आप एक लेमैन टर्म्स में समझना चाहें। लेकिन मसूड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दांतों को होल्ड तो आप मसूड़े ही करते हैं। हम्म, अगर मसूड़ों में सूजन होगी, मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा, मसूड़ों में पस होगा, तो दांत आपके हिलने लगेंगे, और वो दांत हिल के फिर गिर भी सकते हैं। हम्म, हम्म, तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने का बहुत ही सिंपल है कि जैसे अभी बताया आपने कि मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है किसी को, या इस टाइप के लक्षण आ रहे हैं कि आपके मुख से स्मेल आ रही है, या मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, या मान लीजिए कि आपको दांतों में गंदगी दिखाई पड़ रही है, कुछ डिपॉजिट्स दिखाई पड़ रहे हैं ब्लैक कलर या येलो कलर के, तो आप उनको देखें और डॉक्टर को दिखाएं। उस स्टेज पे ही उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर वो चीज, वो गंदगी डिपॉजिट होती रही, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मुंह में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पायरिया जब होता है तो वो बैक्टीरिया नुकसानदायक हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया टोटली जो हमारे फायदा करते हैं हमें नॉर्मली, वो नुकसानदायक हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें पस आना, दांत हिलना, और
और अनेक तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे कि फाइनली पायरिया हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इनिशियल स्टेज पे ही उसको चेकअप कराएं और ठीक कराएं। अगर आपको लग रहा है कि आपको पायरिया हो चुका है और दांत हिलना शुरू हो गए हैं, तो भी एक बहुत अर्ली स्टेज है, क्योंकि पायरिया की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जो एडवांस स्टेज होती है उसमें तो दांत इतने ज्यादा हिलने लगते हैं कि उनको निकालने के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। वरना अर्ली स्टेजेस में तो हम क्लीनिंग के अलावा मेडिसिन से, कुछ मेडिसिन का रोल एक्चुअली बहुत कम होता है पायरिया में। सर्जरीज होती हैं, हड्डी बनाने की सर्जरीज होती है। अगर आपकी हड्डी गल गई है तो बोन ग्राफ्ट्स आते हैं, उनसे हम सर्जरीज करके मसूड़ों को वापस से हेल्दी कर सकते हैं। जो डैमेज हुआ है उसको हम वापस से रिप्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि अगर दांतों को सुरक्षित रखना है तो किस तरह से आप ब्रशिंग का इस्तेमाल करें, किस तरह से आप अपना ब्रशिंग करना चाहिए, और अगर कुछ गंभीर लक्षण आपको दिखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं मैम, आपके बीच में दर्शकों का, कि मैम जी क्या ब्रश ज्यादा कॉस्टली होना ज्यादा अच्छा रहता है या कोई भी नॉर्मल यूज कर सकते हैं? कॉस्ट नहीं नहीं, ऐसा कॉस्ट कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती है। ब्रश आजकल बहुत वैरायटी के ब्रश आ रहे हैं, उसके अलग अलग फायदे बताए जाते हैं टेलीविजन पे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ब्रश किसी भी क्वालिटी का लें, बट जो मैंने आपको बताया मीडियम या सॉफ्ट क्वालिटी ही यूज करें। बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए ब्रिसल्स। हार्ड ब्रिसल्स होने से फिर वही प्रॉब्लम आती है, सेंसिटिविटी वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है, मसूड़े ऊपर जाने लगते हैं। तो अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का अच्छा ब्रश यूज करेंगे, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अब मैं ब्रांड्स का कोई नाम नहीं लूंगी स्पेसिफिक, आप कोई भी ब्रांड का अच्छा टूथब्रश यूज कर सकते हैं, मीडियम या सॉफ्ट क्वालिटी का। रेट से यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कि यानी कुछ आप पैसे के लिए पैसों से इसको ना तोलें, जो भी अच्छे हाँ जी। क्वालिटी के ब्रश आपको लगते हैं वो आप अपना इस्तेमाल करें। आपने एक हाँ टर्म और यूज किया मैम कि बैड ब्रीदिंग, जो लोगों के स्मेल जी। आती है, आती है कि ये नुकसान लगता है, मन खराब लगता है लोगों को, तो वो क्या समस्याएं होती हैं? अर्ली स्टेज किस चीज का साइन होता है? देखिए, मुंह से स्मेल आना एक तरीके से अब साइन, बैड ब्रेथ इज ओवरऑल, मतलब अगर मुंह से बैड स्मेल आ रही है, सबसे पहले तो वो आपकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करती है। आप किसी से बात करने जाते हैं, आपको खुद में एम्बैरेसमेंट होता है कि अगर स्मेल आ गई तो कैसा फील होगा, या कुछ इस तरीके से। अदरवाइज अगर आप जाएं तो वो आगे जाके पायरिया में ही कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ये बहुत जरूरी है कि आप बैड ब्रेथ अगर आपको आ रही है तो आप एक बार खुद से भी इवेलुएट करें, खुद से भी आप मिरर में देखें कि आपके दांतों में कहीं गंदगी तो नहीं है, या सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है कि आपके टंग में कोई कोटिंग तो नहीं है, जीभ आपकी गंदी तो नहीं है। अगर जीभ क्लीन नहीं करते हैं आप रोज, ब्रश के साथ साथ जीभ क्लीन करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम उससे भी सबसाइड होती है। प्लस दांतों के बीच बीच में कई बार खाना फंसा रहता है, कई लोग के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसकी वजह से वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, उनके खाना फंसा रहता है। वो खाना समय के साथ सड़न होती है उस खाने में, और वो स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप 2 बार ब्रश जरूर करें, क्योंकि 24 आवर्स में, 24 घंटे में जो सॉफ्ट डिपॉजिट्स होते हैं वो कैल्सीफाई होकर हार्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट होने लगते हैं। एक बार वो कैल्सीफाई हो गया, वो हार्ड डिपॉजिट हो गया, उसके बाद आप उसको ब्रश से क्लीन नहीं कर सकते, फिर आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग ही करवानी पड़ेगी। इसके यानी अलावा शुरुआत। बैड ब्रेथ के और भी कई रीजंस हैं, जैसे कि ये तो कुछ रीजंस हुए जो आपके मुख से संबंधित हैं। उसके अलावा जी। अगर आपको कुछ ईएनटी प्रॉब्लम्स है, या साइनसाइटिस है, या कुछ पेट की प्रॉब्लम्स है, या कुछ, जैसे कुछ लोग को कुछ अजीब सी स्मेल आती है, जैसे आप समझ लीजिए फिशी स्मेल आती है, फिश जैसी स्मेल आती है, सल्फर की स्मेल आती है, तो ये किसी किसी किडनी की बीमारी या शुगर की बीमारी की वजह से भी आ सकती है। यानी स्मेलिंग उन के मरीजों, बहुत सारे रीजंस जी, हो सकते हैं। हाँ, स्मेलिंग के रीजंस काफी सारे हो सकते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और जितनी जल्दी कंसल्ट करेंगे उतनी ही जल्दी उसका इलाज उपाय संभव है। एक हाँ जी। मैम, ये समस्या एक और जो अमूमन देखी गई है, मुख्य कैंसर संबंधित। मुख्य कैंसर कैसे हो जाता है लोगों के बीच में, और क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए अगर किसी को उससे बचना है तो? देखिए, सबसे पहले प्रिकॉशंस पे मैं जाती हूँ। प्रिकॉशंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके के नुकसानदायक चीजों का सेवन ना करें।
पान मसाला, तंबाकू, खैनी और इस प्रकार की चीज़ों का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें, ये सारे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैंसर होने पे। इन सारी चीज़ों के सेवन करने से क्या रहता है, जो निकोटीन होती है, जो हमारी तंबाकू में या स्मोक में निकोटीन होती है और जो सुपारी होती है, इन सब चीज़ों से कैंसर होने के लक्षण बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि आप अगर अपने मुँह में आप डेली बेसिस पे या ये कह सकते हैं कि 2-3 महीने में भी अगर आप देख रहे हैं कि कोई लाल दाग हो गया है या कोई सफ़ेद दाग हो गया है या मान लीजिए आपका मुँह खुलना कम हो गया है समय के साथ, जो कि नॉर्मली 4 फिंगर्स आपके मुँह में जानी चाहिए, 4 फिंगर्स आपकी जानी चाहिए। अगर वो नेचुरली है, मतलब मान लीजिए कि आपका हमेशा से वो चीज़ है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन समय के साथ अगर कम हो रही है, ओपनिंग मुँह की कम हो रही है, आपके गाल अंदर से हार्ड हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, सफ़ेद या लाल धब्बे हो रहे हैं, मुँह में जलन हो रही है या कोई ऐसा अल्सर हो गया है जो काफ़ी समय से है, काफ़ी दवाइयाँ खाने के बावजूद, दिखाने के बावजूद ठीक नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप कैंसर के लक्षण हो सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों पे बहुत अर्ली स्टेज पे ध्यान दें, क्योंकि कैंसर अगर एक बार अ, एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं मेटास्टैसिस, अगर एक बार खून में शामिल हो गया तो वो बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है और उसको रोकना, उसका इलाज करना बहुत ही दिक्कतकारी हो जाता है। तो ये क्या बहुत कारण ज़रूरी है होते कि हैं ऐसे। अमूमन? हाँ जी, जी। ऐसे अमूमन क्या कारण होते हैं जो डेंटल कैंसर या मुंह के कैंसर की वजह होते हैं? देखिए, जनरली जो स्टडीज़ में देखा गया है, वो यही है कि पान मसाला खाने वाले लोग या सुपारी, इवन जो बहुत नॉर्मल मीठी सुपारी भी मिलती है, उसको भी जो लोग खाते हैं बहुत यंग एज में, उनमें भी कैंसर्स देखे गए हैं। इवन आप जो हरा पान होता है, जो जैसे बनारस में तो बहुत फेमस है, हरे पान में भी जो एक सुपारी पड़ती है, वो सुपारी से भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यानी तंबाकू पान भी हो, केवल सुपारी हो, चाहे मीठा हो, पान, चाहे तंबाकू, ऐसा। हाँ, कोई भी चीज़ हो, इवन स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों से कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि एक हो गया जेनेटिक फैक्टर, ठीक है? कि अगर आपके जीन्स में कुछ है तो या फैमिली हिस्ट्री रही है तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो वो जेनेटिक पे हम नहीं जा सकते। तो ये कुछ ऐसे नोन कॉजेज़ हैं जिसको आप अवॉइड करके कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने में आप थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपके फलों में और हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनका सेवन बहुत ज़्यादा करें। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी में हार्मफुल अ, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं जिसे, हार्मफुल फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कैंसर सबसे ज़्यादा कॉज़ करते हैं, उसको बनना कम करते हैं। इसीलिए नेचुरल सब्सटेंस पे बहुत ज़्यादा डाइट जितनी अच्छी रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। या डाइट इम्पोर्टेंट है, किसी की लाइफस्टाइल हो, लाइफ हो, वो अपना मेंटेन करना चाहिए, हाँ तो जी। इससे। और पान के संबंध में जैसा मैडम ने बताया कि पान हो, तंबाकू हो, मीठा पान क्यों ना हो, मीठा सुपारी क्यों ना हो, कोई भी चीज इस तरह की अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मुंह कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला सवाल मैं लेता हूं मैम, काफी सवाल यहाँ पड़े हुए हैं। एक हरिओम दुबे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या एक एज के बाद कोल्ड चीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए? अब एक एज मतलब ऐसा एक एज क्या कहना मतलब है, लेकिन कोल्ड चीजों से क्या कोई फैक्टर ऐसा है जो कोल्ड चीज़ों चीजों को। से उनका मतलब है, कोल्ड चीज़ों से उनका मतलब है कि शायद कोल्ड चीज़ें लेने पे उनको सेंसिटिविटी होती होगी, तो वो कोल्ड चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल कोरोना चल रहा है तो लोग इतना कोल्ड चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनकी अलग वजहें हैं कि उसकी वजह से कुछ सर्दी-जुकाम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है कि एक एज के बाद आप कोल्ड चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर आपके दाँत घिस चुके हैं, जो कि एज के साथ एक नॉर्मल प्रोसेस पे भी दाँत घिसते हैं, मतलब अगर आप राइट ब्रशिंग टेक्निक भी कर रहे हैं, अगर आप हर चीज़ ओरल हाइजीन और सब कुछ अच्छे से भी मेंटेन कर रहे हैं, तो विद एज जैसे आपकी सारे ऑर्गन्स में थोड़ा-थोड़ा डिजेनरेशन होता है एक तरीके से। अ, सारे ऑर्गन्स एजिंग होती है,
वैसे ही आपके दांत भी थोड़ा सा घिसते हैं विद टाइम। तो आपको सेंसिटिविटी की समस्या अपने आप एक एज के बाद आ जाती है, जो कि नॉर्मल भी रहती है। उसकी वजह से आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको खाने में दिक्कत होती है, वरना और कोई भी ऐसा अ, वो नहीं है, इंडिकेशन नहीं है कि आप एक एज के बाद कोल्ड चीजों का सेवन ना करें। यानी कि कोई ऐसा आपको प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर आप कोल्ड चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है तब तक आप कोल्ड चीजों से दूर रहने का प्रयास ना करें, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगला सवाल है मैडम, ये इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ डेंटल ट्रबल्स। मुझे लगता है इसका जवाब आपने दे दिया है। और एक और सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक toothbrushes are more useful than normal toothbrushes. Electronic toothbrushes and normal toothbrushes, ये किस टर्म में इन्होंने पूछा है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस या जिन्हें हम पावर्ड टूथब्रशेस भी कहते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। मतलब आपने बटन प्रेस किया और वो फिर सारी मूवमेंट्स करते हैं। मतलब जो मैं आपको मूवमेंट्स मैनुअली बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, वो चीजें आपको उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बटन ऑन करेंगे, वो अपने आप सारी मूवमेंट्स करता है। उसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एज का इंसान उसको यूज कर सकता है। जनरली हम लोग जो एडवाइस करते हैं उन पेशेंट्स में करते हैं जिनके दांतों में तार बंधे होते हैं, क्योंकि जब तार बंधे होते हैं दांतों में तो इतने अच्छे से ब्रश करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप पावर टूथब्रशेस यूज करेंगे तो उससे क्लीनिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। दूसरी कि जैसे कुछ लोग विद टाइम, मतलब एज के साथ हाथ पैर कांपने लगते हैं थोड़ा, तो वो उतने अच्छे से ब्रश हाथ कांपने की वजह से कर ही नहीं पाते। तो उन लोगों में पावर टूथब्रशेस बहुत इफेक्टिव रहते हैं। अगर आप वो यूज करेंगे तो आपको कुछ भी मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से क्लीनिंग हो जाती है उससे। यानी तो आप यूज कर इस्तेमाल करने सकते में हैं। कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं, समस्या कोई भी नहीं है, किसी भी एज का इंसान उसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है। जी, तो आपके सवालों का जवाब मैडम ने बहुत अच्छे बखूबी तरीके से दिया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, ओरल हाइजीन से रिलेट में अगर कौन सी ऐसी समस्याएं और घिर सकती हैं अगर किसी को ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन है या पायरिया की समस्या है, और उसको कौन सी ऐसी गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है? देखिए, ओरल हाइजीन की समस्या अगर हम सिर्फ मुख तक ही सीमित रहे तो अगर ये चीज बढ़ती रहेगी तो दांत गिर सकते हैं, समय से पहले दांत गिर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर दांत नहीं होंगे, आप इमेजिन करिए कि अगर दांत नहीं है तो एक तो आपके एस्थेटिक, जो आपका देखने, मतलब जो आपकी एस्थेटिक प्रोफाइल है उस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। गाल, मुंह, सबको सपोर्ट देते हैं आपके दांत। अगर दांत नहीं है तो ये सारी चीजें पहले तो अंदर चली जाएंगी, जैसे आप बूढ़े लोगों में देखते हैं कि दांत जो गाल होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, या लिप का फिजिकल सपोर्ट नहीं अपीयरेंस में रहता। पहला बदलाव रहता है। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ फिजिकल अपीयरेंस में पहले बदलाव तो फिजिकल हाँ, अपीयरेंस में हो सबसे जाता पहले तो आपके आउटर अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं। उसके अलावा अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आप खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे, आप है। खाने को अच्छे से चबला नहीं पाएंगे, खाने में बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म की डाइट ही खाने लगते हैं, जैसे सॉफ्ट खाना। तो उस सॉफ्ट खाने को खाने से क्या रहता है कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होती है। आप काफी वीक हो सकते हैं, आप मैल नरिश्ड हो सकते हैं। इसकी ये तो एक चीज हो गई जो आपका खाने पे इफेक्ट डाल रही है, जो डायरेक्ट इफेक्ट। अगर हम इनडायरेक्ट इफेक्ट देखें तो पायरिया में क्या होता है कि जो नॉर्मल जीवाणु होते हैं आपके मुख के, वो बदल के कुछ नुकसानदायक जीवाणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कुछ ऐसे तत्व बनाते हैं कि अगर वो किसी भी ऑर्गन्स में जाएंगे, किसी भी अंग में जाएंगे, तो वो किसी ना किसी तरीके की परेशानी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप शुगर के पेशेंट्स की बात करें, शुगर के पेशेंट्स में पायरिया एक बहुत ही अमूमन देखा जाता है कि उनमें मसूड़ों से पस आना, मसूड़ों में एब्सेस हो जाना, ये सब शुगर के मरीज में बहुत पाई जाती है। उसका कारण ये है कि शुगर से पायरिया होता है और पायरिया से शुगर अनकंट्रोल्ड होती है। ये दोनों एक दूसरे को इतना अफेक्ट करते हैं कि अगर एक भी चीज बढ़ी है तो वो दूसरी चीज होगी, और दूसरी चीज अनकंट्रोल्ड है तो वो पहली चीज को और बढ़ाएगा। इसी तरीके से अगर यही जीवाणु, यही कीटाणु आपके
मान लीजिए कि लंग्स में जाएँगे तो वो निमोनिया पैदा कर सकते हैं। अगर हार्ट में जाएँगे तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, या जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है, नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें तो उसमें तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि कई बार समय से पहले बच्चा हो सकता है, क्योंकि जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है, और बच्चा समय से पहले पैदा होगा तो उसमें और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रखें। लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती कि ओरल हाइजीन अच्छा ना रखने से उनका हार्ट, उनका लंग्स, उनकी सारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है कहीं न कहीं, इसीलिए वो इतना ध्यान नहीं देते। जिस तरीके से आपकी आँखें, आपके कान, आपके हाथ, पैर सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से आपका एक-एक दाँत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वो भी आपके जी। 32 ऑर्गन्स ही हैं। हुँ। तो यानी आप देखिए कि ओरल हाइजीन ना होने से सिर्फ दांतों की समस्या नहीं, आपको तमाम ऐसी समस्याएं घेर सकती हैं जो आपको पता भी नहीं है कि ये ओरल हाइजीन या दांतों से रिलेटेड है। यानी जैसा मैडम ने बताया कि हार्ट तक की भी इश्यूज और पेट की और तमाम समस्याएं जो आपको ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करने पर हो सकती है। हो अगर सकती है। आप अगर ऐसी किसी भी समस्या से आपको दो चार होना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगला सवाल मैं लेता हूँ। साइस्ता जी हैं, इन्होंने पूछा मेरे दांतों में रूट कैनाल कराया है, 4 साल हो गए पर अब उसमें पेन हो रहा है। अच्छा, इनको दांतों में रूट कैनाल कराया बट उन्हें अभी दर्द हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले बताई कि रूट कैनाल कराने के बाद दाँत डेड हो जाता है। तो एक डेड दाँत में पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उनको पेन हो रहा है तो उसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न्स है, उन्होंने क्राउन लगवाया है अपने दाँतों में कि नहीं? क्योंकि दाँत को प्रोटेक्ट, अगर क्राउन नहीं लगवाया है, एक रीज़न ये हो सकता है कि ब्रिटल होने की वजह से वो दाँत फ्रैक्चर हो गया हो, या तो ये हो सकता है कि वो किसी लीकेज की वजह से उसमें कोई पस पड़ गया हो, अगर आरसीटी ठीक ना हुई हो। वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक बार किसी डेंटिस्ट से संपर्क करें, उनको दिखाएँ, तभी बताया उन्होंने जा अभी सकता है। सवाल अपना जवाब दिया है कि क्राउन इन्होंने लगवाया है। क्राउन लगवाया है उन्होंने। क्राउन लगवाने के बावजूद अगर उनको ये समस्या है तो एक बार उसको एक्स-रे करके देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। कैप हटा के उसका एक्स-रे किया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें ये देखा जाएगा कि उसमें आरसीटी ठीक से हुई है कि नहीं हुई है, या नीचे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। या ये भी हो सकता है कि उनका क्राउन बहुत अच्छी फिटिंग का ना हो। हुँ। तो अगर आप क्राउन सविता जी, अच्छी फिटिंग का नहीं है तो वही प्रॉब्लम आएगी कि खाना भरने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो शाइस्ता जी, आपको ये एडवाइस किया जाता है कि एक बार आप अपनी टेस्ट जरूर करा लें, एक बार दिखवा लें, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। मैम, मैं जानना चाहूंगा आपके डॉक्टर मनीषा के टिप्स। ये हम लोग एक राउंड लेते हैं अपने डॉक्टर्स के थ्रू में कि जिस स्पेशलिटी से वो जुड़े हुए हैं उनके टिप्स हम लेना चाहते हैं। तो आप डॉक्टर मनीषा के क्या टिप्स ऐसे हो जहां दांत मजबूत रख सके, ओरल हाइजीन रख सके? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ओरल हाइजीन रखने के कुछ तो बेसिक स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद एक प्रॉपर चेकअप जो है हर एक इंडिविजुअल को हर 6 मंथ्स में करा लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपके डॉक्टर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 1 से 3 मंथ में अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएँ, क्योंकि रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी प्रॉब्लम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होके ट्रीट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। और इसके अलावा कई सारे मिथ्स हैं जो डेंटिस्ट्री से जुड़े हैं, जिनको आज मैं बताना चाहूँगी। एक, जैसे मैंने बताया कि दूध के दाँतों का क्लीनिंग करना या उतना ही ख़्याल रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो आपके माइलस्टोन्स होते हैं। आगे जाके जो दाँत निकलेंगे वो किस तरीके के निकलेंगे, किस कंडीशन में निकलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके दूध के दाँत ही डिटरमाइन करने होते हैं। दूध के दाँत ही डिटरमाइन करते हैं कि आगे जाके कैसा आपका डेंटिशन होने वाला है, दाँत बाहर की ओर आएँगे कि दाँत अंदर की ओर आएँगे कि दाँत टेढ़े-मेढ़े आएँगे। ये सारी चीज़ें
आपको अगर आप अच्छे से दूध के दांत आप क्लीन करके रख रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं, अच्छी कंडीशन में रखे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएंगी। सेकंड, दांत निकलवाने के टाइम पे कई लोग बोलते हैं कि क्या दांत निकलवाने पे मेरे आंखों पे असर पड़ेगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी? तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आप दांत निकलवाएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। जो नर्व सप्लाई होती है वो आंखों की बिल्कुल अलग होती है और मसूड़े की, जबड़े की बिल्कुल अलग होती है। तो इस तरीके का कोई असर कहीं पे नहीं पड़ता। अगर आपने ऐसा फेस किया है पहले कि आपने निकलवाया या किसी को कुछ हो गया, तो उनको जरूर से जरूर कुछ दूसरी प्रॉब्लम रही होगी, तभी उनको ये प्रॉब्लम आई, वरना दांतों से ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती है। एक और प्रॉब्लम है कि लोग पूछते हैं कि स्केलिंग हम कितनी बार कराएं, क्लीनिंग कराने से दांतों के बीच में गैप आ जाता है। तो ये भी मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। दांतों की क्लीनिंग आप अगर मतलब जितनी रेकमेंडेड है, ऑब्वियसली आप जाओगे कराओगे तो किसी डेंटिस्ट से कराओगे, तो वो आपको बताएंगे कि आपके लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो आप नहीं करवाइए, लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो करवानी ही चाहिए। क्योंकि दांतों में गैप नहीं आता स्केलिंग से, लेकिन अगर आपके दांतों में ऑलरेडी गैप है, लेकिन आप उसको पहले नहीं देख पा रहे हैं किसी गंदगी की वजह से, कोई प्लाक डिपॉजिट की वजह से, तो वो आपको जरूर बाद में दिखने लग सकता है। लेकिन उसके भी ट्रीटमेंट है, आजकल हर चीज का ट्रीटमेंट मौजूद है। एस्थेटिक स्माइल डिजाइनिंग करके होता है कि अगर आपके दांतों में गैप है या आपकी स्माइल नहीं है जैसी जैसी आपको चाहिए या जैसी होनी चाहिए, तो हम उसको भी डिजाइन कर सकते हैं, उसको परफेक्ट स्माइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारे ट्रीटमेंट होते हैं, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो, अगर आपको दांतों में गैप की समस्या ज्यादा दिक्कतकारी लगती है तो। तो आपने टिप्स के साथ मिथ्स को भी दूर किया है, टिप्स तो बताया ही, और एक सबसे बड़ा मिथ्स ये सवाल आगे आता भी कि लोगों को लगता है कि दांत निकालें तो उनकी आंख की रोशनी चली जाती है, और ये कई सालों से अवधारणा ये चलती आ रही है, उसको आपने दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल एक मैं लेता हूं मैम, अमित जी हैं, इन्होंने पूछा है कि रात में ब्रश करता हूं तो क्या सुबह में भी पेस्ट के साथ ही ब्रश करें या बिना पेस्ट के ब्रश करें? देखिए, पेस्ट से या जो बुक्स में लिखा रहता है उसमें जो रेकमेंडेड है, जो जहां से इस चीजों की शुरुआत हुई है, उनमें यही बताते थे कि पेस्ट का कोई रोल नहीं है। ब्रश अगर आप सिंपल ब्रश भी कर रहे हैं बिना पेस्ट के, तो भी वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितना पेस्ट लगा के कर रहे हैं। तो ये अगर आप बिना पेस्ट के भी एक बार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी पेस्ट के बिना भी अगर एक बार कोई करना चाहे तो उसको कर हाँ, सकता है, वो कर सकते ऐसे हैं। कोई इश्यूज नहीं हो सकते। नहीं, उससे कोई इश्यूज नहीं आते हैं, आप बिना पेस्ट के भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक सवाल और है कि इन्होंने पूछा, मेरे मुंह के आगे के दांत बचपन से छोटे बड़े नुकीले हैं, क्या करें कि मेरे दांत लेवल में हो जाए? इनको अपने दांत बराबर करने हैं, छोटा बड़ा है इनका। ओके, जैसे मैंने अभी बताया, एस्थेटिक स्माइल डिजाइनिंग करके एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें अगर आपके दांत छोटे बड़े हैं जो आपको देखने में नहीं अच्छे लगते हैं, ऑब्वियसली उससे पर्सनालिटी पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, आप कहीं जाएं आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, तो आप वो उसको करेक्ट करवा सकते हैं। उसमें पूरा स्माइल डिजाइनिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टेप वाइज स्माइल करेक्शन करते हैं, वो देख के करते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है और आप पे किस टाइप की स्माइल सूट करेगी, और उस स्माइल को हम किस वे से, सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं, कुछ सर्जरी करके भी करेक्ट करे जा सकते हैं, और नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं। अब वो पेशेंट को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि किस तरीके से उनकी स्माइल ठीक होगी। जो छोटे बड़े यानी दांत बता रहे हैं वो सब करेक्ट हो सकते हैं। यानी आपका समस्या का उपाय है, और डॉक्टर मनीषा जी के प्रयास से आपकी चेहरे पर स्माइल वापस आ सकती है और आप खुल के हंस सकते हैं। ये राजेश द्विवेदी जी, इन्होंने अभी सवाल पूछा, मेरे मसूड़ों में बार बार पॉकेट बन जाता है, सूजन हो जाती है। पॉकेट बनना और सूजन के लिए इन्होंने लिखा है, पॉकेट शब्द देखिए, शायद पॉकेट होना पायरिया का ही एक लक्षण है, जरूरी नहीं है कि पायरिया सारे दांतों में हो, एक आध दांत में भी हो सकता है। वो जो पॉकेट बन जाती है उसको क्लीन करने के लिए वो सेल्फ क्लीनिंग नहीं कर सकते, उनको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि पॉकेट मसूड़े के अंदर होती है। कोई भी ऐसा ब्रश या कोई ऐसा डिवाइस नहीं आता जिससे आप घर बैठे ही उसको क्लीन कर लें। घर बैठे अगर आप क्लीन करने का अटेम्प्ट करते हैं तो उससे डैमेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो आप उसके लिए ज़रूर से ज़रूर आप डॉक्टर से परामर्श करें। अगर सूजन बार-बार आ रही है तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पे पस हो, और या तो आपके कोई चीज़ लगाने की वजह से, जैसे टूथपिक हो गया या कुछ चीज़ यूज़ करने की वजह से वहाँ एब्सेस बन रही हो। तो राजेश जी, एक बार आप अपने डॉक्टर्स को, एक बार डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। मैम, इस समय जिस तरह से कोरोना का पीरियड अभी बीता है और चल भी रहा है, आगे अमूमन चले, जिस तरह से लोगों को अवॉइड करना भी चाहिए। एक विटामिन डी की एक शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ था, विटामिन डी लोगों ने पढ़ा लिया, उससे क्या दांतों से संबंध है, कोई दांतों की सुरक्षा से? देखिए, दाँतों में विटामिन डी का रोल तब तक ही है जब दाँतों में फॉर्मेशन हो रहा हो। मतलब समझ रहे हैं, जब दाँत की निकलने की एज होती है, जैसे कि बच्चों में 0 टू 2 इयर्स, 2 इयर्स तक उनका पूरा एक दूध के दाँत का सेट पूरा आ गया होता है। उसके बाद 6 से 12 साल तक आपके परमानेंट दाँत आते हैं। तो ये रोल तब तक ही रहता है, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है विटामिन डी का। उसके बाद एक बार आपका दाँत फॉर्म हो गया, कैल्सिफाई हो गया, उसके बाद विटामिन डी का दाँतों पे कोई रोल नहीं रह जाता। बोन्स पे इफ़ेक्ट रहेगा, लेकिन दाँतों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। यानी कि बोन्स पर इफेक्ट होता है विटामिन डी का, लेकिन दांतों के लिए अगर कोई लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके दांतों पर भी असर करता है, तो ये एक मिथ है जिसको डॉक्टर साहब ने अभी दूर किया। नहीं, वो इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मेटिव ईयर्स में, जब आपका दाँत का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ तब तक। निकल रहे हो, जब दांत बन रहे हो, हाँ, तब तक ही असर होगा, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने डॉक्टर साहब अभी, और आपके भी यहाँ पर सवालों का सिलसिला काफी लंबा चौड़ा बढ़ते ही चला जा रहा है, लेकिन समय की मांग है। आपने अपने इतना समय दिया हमारे दर्शकों को, हमारे संवाद कार्यक्रम को। मैं चाहता हूं कि संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ उपस्थित हैं वो जरूर लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मनीषा जी, आपके साथ संवाद कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु। निश्चित तौर पर यह संवाद कार्यक्रम आज सार्थक हुआ है। दांतों की तमाम समस्याएं जहां लोग जूझ रहे हैं, उनको आपने विभिन्न उपायों, विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया है, सचेत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मनीषा जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो दर्शकों, आपने देखा कि संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे बीच थी हमारे एक्सपर्ट, दांतों के एक्सपर्ट डॉक्टर मनीषा जी, जहां तमाम आपके ऐसे सवाल, ऐसे जवाब उन्होंने दिए जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए, दांतों की समस्या से जुड़े हुए। आपको किस तरह से ब्रशिंग करनी चाहिए, आपको किस तरह से खाना हाइजीन, अपना खाने का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से फूडिंग हैबिट्स रखना चाहिए, अपने अंदर किस तरह से हाइजीन की हैबिट बनानी चाहिए, ब्रश कैसा इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट कितना इस्तेमाल करें, रूट कैनाल की समस्या, तमाम समस्याओं के संबंध में उन्होंने अपनी जानकारी दी। तो संवाद कार्यक्रम का आज ये चर्चा परिचर्चा का विषय यही समाप्त होता है। अगले क्रम में हम फिर किसी एक्सपर्ट के साथ और किसी अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।